गुड मॉर्निंग बच्चों 12th क्लास की कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हिंदी साहित्य में हमारे अंतराल भाग 2 कक्षा 12 के लिए और अंतराल भाग 2 2 पुस्तकें चलती है और इनके अंतर्गत या हमारा जो पाठ्यक्रम जो सिलेबस आया है उसके अंतर्गत हमने हिंदी साहित्य में हमारी पहले कुछ कक्षाएं हो चुकी है। इन कक्षाओं के अंतर्गत हमने अपना जायसी नामक जो पाठ था उसका अध्ययन किया। तो बच्चों, अंतरा पुस्तक भाग 2 आप सभी मार्केट से खरीदेंगे, बाज़ार में ये उपलब्ध है और इसके अंतर्गत मैं एक बार पुनः आपको इसकी जो इंडेक्स है, हमारा जो सिलेबस है वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। देखो बच्चों, अंतरा में जो हमारी विषय सूची है, जो इंडेक्स है, उसमें 2 भाग है, कविता खंड यानी काव्य और दूसरा है हमारा गद्य खंड यानी कि हमारे गद्य पाठ। तो कविता को इन्होंने कविता खंड या काव्य खंड को या पद्य भाग को इन्होंने 2 भागों में बांटा है, आधुनिक और प्राचीन। आधुनिक के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद का देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत जो इनके चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त नाटकों से लिए गए हैं, ये 2 गीत हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नंबर 2 पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति कविताएँ आपके सिलेबस में रखी गई है। फिर सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेई जी का ये दीप अकेला मैंने देखा एक बूंद सिलेबस में रखा गया है। फिर नंबर 4 पर केदारनाथ सिंह की बनारस दिशा कविताएं रखी गई है। फिर विष्णु खरे जी का सत्य एकम ये रखा गया है और रघुवीर साय का तोड़ो और बसंत आया रखा गया है। अब प्राचीन में हम बात करते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास का भरत राम का प्रेम और पद रखे गए हैं और जायसी का 12मासा पाठ आपके सिलेबस में रखा गया है। तो बच्चों, जायसी का जो 12मासा पाठ आपके सिलेबस में रखा गया है वह जायसी की प्रबंध महाकाव्य जो रचना है पद्मावत, उसमें से लिया गया था, जिसमें 7 अध्याय है और एक अध्याय या एक भाग हमारे यहाँ पर 12मासा वर्णन से चलता है, जिसका हमने अच्छी तरीके से अध्ययन कर लिया था। तो ये पाठ मैंने बीच में से लिया था और आपको इसका अच्छी तरीके से अध्ययन करवा दिया गया है। विद्यापति का पद्य पाठ हो चुका है, पद्य है केशवदास के कविता और सवैया है, गणानंद के भी कविता और सवैया आपके सिलेबस में रखे गए हैं। अब बच्चों, अगर हम गद्य भाग की बात करते हैं तो गद्य भाग में हमारे आचार्य रामचंद्र जी का प्रेमगन की छाया स्मृति, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का सुमिरिनी के मन के पाठ रखा गया है। ब्रजमोहन व्यास का कच्चा चीटा, फणीश्वर नाथ रेणु की संविदिया कहानी, भीष्म साहनी का गांधी नेहरू और यासर अराफात पाठ रखा गया है। इसके अलावा असगर वजायत का शेर, पहचान, 4 हाथ और सांझा पाठ है। निर्मल वर्मा का जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ है। रामविलास वर्मा का यथासम्य रोचते विश्वम पाठ रखा गया है। ममता कालिया का दूसरा देवदास और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कुटज नामक निबंध संग्रह रखा गया है। तो बच्चों, आज से हम हिंदी साहित्य की, हिंदी लिटरेचर की अपनी कक्षाओं का विधिवत प्रारंभ करेंगे। तो मैं काव्य खंड से, पद्य भाग से अपने सिलेबस का, पाठ्यक्रम का प्रारंभ कर रही हूँ। तो ऐसे तो बच्चों इसमें जायसी पाठ हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आज इसमें हम अपना प्रथम जो चैप्टर है जो जयशंकर प्रसाद जी का है, इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमारी हिंदी साहित्य की उस समय रेगुलर कक्षाएं हुई, बीच में मैं व्यस्त रहने के कारण आपकी कक्षा 12 की हिंदी लिटरेचर की कक्षाएं नहीं ले पाई, इसके लिए मुझे खेद है। लेकिन अब आपकी क्लासें आगे से हिंदी साहित्य की रेगुलर होती रहेगी और इनके अंतर्गत हम 1-1, 2-2
हमारे जो पद्य पाठ है, गद्य पाठ है, उनका अध्ययन करेंगे। और बीच में हमारी जो अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के जो पॉइंट, जो टॉपिक, प्रकरण रखे गए हैं, हम उनका अध्ययन करते रहेंगे। तो आज जो हमारी कक्षा का विषय है, विषय वस्तु है, वो हमारा आधुनिक काव्य से या आधुनिक हमारी जो काव्य है, साहित्य है, उससे पहला पाठ जयशंकर प्रसाद मैंने लिया है। पेज नंबर 2 पर आप देखेंगे तो जयशंकर चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। तो इस पाठ में 2 गीत रखे गए हैं जो इनके चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त नाटक से लिए गए हैं। उन गीतों को तो हम ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, श्यामपट के माध्यम से उनका अनुवाद करेंगे, काठिन्य निवारण करेंगे, व्याख्या वगैरह देखेंगे, जैसे हमने जायसी पाठ में देखा था। लेकिन अब से मैं पाठ परिचय आपको इस तरीके से, अच्छी तरीके से समझाने का, बताने का प्रयास करूँगी। तो बच्चों, पेज नंबर 2 पर जयशंकर प्रसाद का पहले व्यक्तित्व परिचय और फिर इनका कर्तृत्व परिचय, यानी इनकी साहित्य रचनाओं का परिचय, और फिर जो 2 गीत, देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत आपके सिलेबस में रखा गया है, वो दिए गए हैं। तो पहले हम इनका व्यक्तित्व, कर्तृत्व, साहित्य की अवदान ये समझ लेते हैं। फिर गीतों में कवि ने क्या कहना चाहा है, क्या बताना चाहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा है राइटर यानी कवि जयशंकर प्रसाद, अर्थात हमारे प्रथम पाठ के जो कवि है जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद बच्चों हमारे हिंदी साहित्य में जो 4 काल है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, उनमें आधुनिक कालीन काव्य धारा के कवि रहे हैं। और आधुनिक काल का समय सन 1900 से लेकर अब तक माना जाता है। तो ये आधुनिक काल, और आधुनिक काल में मुख्य रूप से छायावादी काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। इनका जन्म सन 1889 में हुआ था और देहांत 1937 में हुआ। कोष्टक में दिया हुआ है, जब आप पाठ्यपुस्तक को देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि इनका जन्म सन 1889 में और इनका देहांत सन 1937 में हुआ था। आगे इनका व्यक्तित्व परिचय दिया गया है। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ। बच्चों, काशी उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के काशी में हुआ था। वे विद्यालयी शिक्षा यानी स्कूल से शिक्षा केवल 8वीं तक ही प्राप्त कर सके, किंतु स्वाध्याय द्वारा, स्वाध्याय शब्द का अर्थ होता है सवदन अध्याय, यानी खुद के अध्ययन के द्वारा, सेल्फ स्टडी के द्वारा इन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं का तथा साहित्य का गहन अध्ययन किया। इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व, पुरातत्व का अर्थ होता है पुरानी जो भी हमारे तत्व है, पुराने जो भी हमारे हम ले सकते हैं कलाएं हैं, उनके ये काफ़ी जानकार थे, प्रकांड विद्वान थे। प्रकांड का अर्थ होता है पारंगत थे, दक्ष थे, इन्हें काफ़ी नॉलेज था, बहुत ज्ञान था। तो बच्चों में यहाँ इसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण आपको स्पष्ट कर देती हूँ, बता देती हूँ कि इनका जन्म 1889 में और देहांत 1937 में हुआ था। जयशंकर प्रसाद भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के काशी नामक स्थान पर पैदा हुए थे। लेकिन बच्चों, जब ये इनका जो पारिवारिक स्थिति हम देखते हैं, हिंदी साहित्य के जो ग्रंथ हैं, हिंदी साहित्य के जो काफ़ी सारे इतिहास हैं, उनमें इनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो जब इनकी पारिवारिक स्थिति को हम देखते हैं तो ये काशी के बहुत ही धनाढ़, सुदृढ़, बहुत ही आर्थिक रूप से संपन्न परिवार से थे, काफ़ी अच्छे परिवार से थे। और इनके परिवार में जब इनके पिताजी का निधन हो गया तो इनके परिवार जर्दा पत्ती का, तंबाकू का व्यापार करता था। तो सारे व्यापार की जो जिम्मेदारी थी इनके पिता की मृत्यु के बाद में इनके ऊपर आ गई। परिणाम स्वरूप ये उस समय 8वीं कक्षा में थे।
व्यापार की, बिजनेस की जिम्मेदारी आ जाने से इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और ये व्यापार और घर गृहस्थी की देखरेख में लग गए। इसीलिए देखो बच्चों, पुस्तक में लिखा है कि इनकी स्कूली शिक्षा, विद्यालय शिक्षा 8वीं तक ही हुई, फिर ये रेगुलर विद्यालय नहीं जा पाए। लेकिन ये बच्चों अध्ययन में, शिक्षा में बहुत ही अच्छे थे। परिणाम स्वरूप इन्होंने घर पर रहते हुए ही हिंदी भाषा के अतिरिक्त और कई भाषाएं जैसे कि संस्कृत, पाली, उर्दू, अंग्रेजी आदि का अध्ययन किया और ये कई सारी कलाओं के विद्वान थे। इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। आगे आपकी किताब में इनके व्यक्तित्व के बारे में लिखा हुआ है। जयशंकर प्रसाद अत्यंत सौम्य, शांत एवं गंभीर प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। सौम्य यानी बहुत ही जो सरल सहज स्वभाव होता है उसे सौम्य कहते हैं। तो ये बहुत ही सरल सहज स्वभाव के, शांति के प्रति लगाव प्रिय रखने वाले और गंभीर यानी गूढ़ गंभीरता रखने वाले व्यक्ति थे। वे परनिंदा एवं आत्म स्तुति इन दोनों से सदा दूर रहते थे। परनिंदा शब्द का अर्थ होता है बच्चों दूसरों की निंदा करना। आत्मस्तुति का अर्थ होता है स्वयं की प्रशंसा करना। तो ये शांत स्वभाव के बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। परिणाम स्वरूप न तो कभी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में, जीवन काल में, न तो दूसरों की निंदा की, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो, चाहे वो साहित्य के माध्यम से हो, और न ही कभी अपनी इन्होंने प्रशंसा की, प्रशंसा में साहित्य रचना की। तो ये हमेशा दूसरों की निंदा से दूर रहते और न ही अपनी प्रशंसा करते थे। सीधे सरल स्वभाव के, शांति में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुमुखी शब्द का अर्थ होता है बच्चों बहुत सारे क्षेत्रों में, जैसा कि क्षेत्र पहले गिनाए गए हैं, हिस्ट्री, इतिहास, दर्शन शास्त्र में, धर्मशास्त्र में और पुरातत्व, इन सभी जैसे क्षेत्रों में, और इसके साथ साथ साहित्य आदि क्षेत्रों में इन्हें काफ़ी ज्ञान था, बहुत इनमें प्रतिभा थी। मूलतः वे एक कवि थे और उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि अनेक साहित्य की विधाओं में भी उच्च कोटि की रचनाओं का सर्जन किया। उच्च कोटि का अर्थ होता है बहुत ही अच्छी, सर्जन का अर्थ होता है निर्माण करना। तो यहाँ पर ये जो 2 पंक्तियाँ आई है उनका अभिप्राय है कि मूल रूप से ये कवि थे, अर्थात कविता रचना करते थे, लेकिन कविताओं के साथ साथ इन्होंने हिंदी में गद्य विधा पर भी, गद्य के अंतर्गत चाहे उपन्यास हो, चाहे कहानियाँ हो, चाहे नाटक हो, चाहे निबंध हो, इनके ऊपर अपनी लेखनी चलाई है। तो बच्चों अगर हम इनका पूरा साहित्य देखते हैं तो इनकी काव्य रचनाओं के अतिरिक्त हमें इनके स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, विशाखा, जन्मेजय का नागयज्ञ, कल्याणी परिणय आदि कई सारे, तो 1 दर्जन से अधिक तो नाटक देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त कंकाल, तितली और इरावती 3 इनके उपन्यास देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इनकी ममता, पुरस्कार, महुआ आदि जैसी कई प्रसिद्ध कहानियाँ देखने को मिलती है। और यही कारण है कि ये हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक कवि के साथ साथ ये एक अच्छे लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं या इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। जयशंकर प्रसाद के साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रमुख है। राष्ट्रीय जागरण का अर्थ होता है बच्चों देश के प्रति जनता के मन में लगाव, प्रेम, उत्साह पैदा करना। इनका संपूर्ण साहित्य, विशेषकर इनके नाटकों में प्राचीन भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की झलक देखने को मिलती है। तो इनका संपूर्ण साहित्य, चाहे हमें गद्य देखे चाहे पद्य देखे, हमारी जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, हमारी परंपराएं हैं, हमारे जीवन के जो मूल्य हैं, नैतिक कर्तव्य हैं, वो सभी हमें इनकी रचनाओं के माध्यम से देखने को, समझने को मिलते हैं। प्रसाद जी ने अपनी कविताओं में के अतिरिक्त नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, निबंध आदि अनेक विधाओं में भी लेखन कार्य किया है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी आदि इनके नाटक हैं।
बच्चों तो यहाँ पर 5 ही नाटक दिए हुए हैं, जबकि इनके नाटकों की संख्या 12 से भी ज़्यादा है। कंकाल, तितली और इरावती 3 इनके बच्चों उपन्यास है, जिनमें इरावती इनका अपूर्ण था, अधूरा रह गया था। इसके अतिरिक्त इनकी आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप आदि इनके स्टोरी संग्रह अर्थात कहानी संग्रह, जिनमें इनकी कहानियाँ संकलित की गई है। काव्य और कला तथा अन्य निबंध इनके निबंध संग्रह है। झरना, आंसू, लहर, कानन कुसुम और प्रेम पथिक आदि इनकी कविताएँ हैं। तो बच्चों, कहने का तात्पर्य है गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं में समान रूप से इन्होंने लेखनी चलाई है। ये बहुत ही उच्च कोटि के कवि होने के साथ साथ गद्यकार या गद्य लेखक भी रहे हैं। अब बच्चों, हम अपने मुख्य रूप से अपने पाठ में प्रवेश करते हैं, जो 2 गीत हमारे पाठ में रखे गए हैं। तो पहला गीत यहाँ पर देवसेना का गीत नंबर 2 पर दिया गया है, और प्रथम गीत हम देवसेना का अध्ययन करेंगे। द्वितीय गीत जो है इनका स्कंदगुप्त के अतिरिक्त चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया, वो हम अध्ययन करेंगे। देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। हूणों के आक्रमण से आर्यावर्त संकट में आ गया। अर्थात हम इनके देवसेना के गीत का अध्ययन करते हैं तो बच्चों हम देखते हैं कि देवसेना का जो गीत है वो इनके स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। तो जब आपके व्याख्याएँ आएगी तो व्याख्याओं के अंतर्गत बच्चों आप देखेंगे, आपको लिखना होगा, सप्रसंग ये लिखना होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक से लिए गए देवसेना के गीत से लिया गया है या अवतरित है। तो इस तरीके से लिखना होगा। तो आपको ध्यान रखना है, देवसेना का गीत इनके स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी और उस समय भारत में उन्होंने आक्रमण कर दिया था, जिससे भारत एक तरीके से राजनीतिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। काफ़ी इसकी जो स्थिति थी बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। बंधु वर्मा सहित उस परिवार के सभी लोगों को वीरगति प्राप्त हुई। बची हुई देवसेना भाई के सपनों को साकार करने के लिए राष्ट्र सेवा का व्रत लिया। अर्थात कहने का तात्पर्य है देवसेना का जो परिवार हूणों के आक्रमण से ध्वस्त हो जाता है, उनके परिवार में उनके भाई ने, पिता ने जो भी सपने देखे थे उन सपनों को देवसेना साकार करने का प्रयास करती है। जीवन में देवसेना स्कंदगुप्त की चाह थी, किंतु स्कंदगुप्त मालवा के धनकुबेर की कन्या विजया का सपन देखते थे। अर्थात देवसेना तो स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, उन्हें प्राप्त करना चाहती थी पति रूप में, लेकिन स्कंदगुप्त देवसेना के अतिरिक्त मालवा के जो शासक थे उनकी कन्या जिसका नाम विजया था उसे प्रेम करते थे। जीवन के अंतिम मोड़ पर, अंतिम मोड़ का अर्थ होता है अंतिम स्थिति पर, मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहता है। लेकिन देखिए बच्चों कैसा संयोग है कि पहले देवसेना उससे प्रेम करती है, तब से स्कंदगुप्त उससे प्रेम नहीं करता है, और फिर लास्ट में जीवन का जब अंतिम मोड़ आता है, अंतिम स्थितियाँ आती है, तो वो देवसेना के प्रति स्कंदगुप्त जो है आकर्षित हो जाता है। किंतु देवसेना तब वृद्ध का अर्थ होता है बूढ़ा, प्रणदत्त नाम है, के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती है और महादेवी की समाधि परिष्कृत करती है। परिष्कृत का अर्थ होता है शुद्धिकरण करना। कहने का तात्पर्य है वो भगवान की भक्ति में लग जाती है और जैसे तैसे वो आश्रम में रहकर अपना जीवन व्यक्त करती है। स्कंदगुप्त के अनुनय विनय पर जब वह तैयार नहीं होती तो स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने का संकल्प ले लेता है। इधर देवसेना कहती है हृदय की कोमल कल्पना सो जा। कहने का तात्पर्य है कि जीवन की अंतिम अवस्था में जब देवसेना को स्कंदगुप्त प्राप्त करना चाहता है तो देवसेना उससे विवाह नहीं करती है और वह अपने जीवन की कोमल कल्पनाएं थी, भावनाएं थी, इच्छाएं थी, उनको दबा लेती है और अपना जीवन भगवत भक्ति में लगाने का या राष्ट्र के जन के कल्याण में लगाने का वो प्रयास करने लग जाती है।
जीवन में जिसकी संभावना नहीं है, जिसे द्वार पर आए हुए ही लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है? आज जीवन के भावी सुख, आशा और आकांक्षा सबसे मैं विदा लेती हूँ। कहने का तात्पर्य है, जीवन के अंतिम मोड़ पर जब प्रेम का प्रस्ताव लेकर स्कंदगुप्त आता है तो फिर से उसके मन में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, किंतु वह उसे मना कर देती है। तो वो अपने जीवन की जो कोमल भावनाएं थी उन्हें दबाने का प्रयास करती है और गीत गाती है, आहे वेदना मिली विदाई, कि हे वेदना, दुख का जो समय है और जीवन की अंतिम स्थिति है, विदाई का समय आ गया, तो उसमें भी मुझे वेदना अर्थात दुख या वियोगी मिला। देवसेना का गीत कविता में देवसेना अपने जीवन पर दृष्टिपात शब्द का अर्थ होता है बच्चों नज़र डालना, देखना, दृष्टिपात करते हुए अपने अनुभव में अर्जित वेदना में क्षणों को याद करती है। अर्थात पूरे ही पाठ के अंतर्गत, पूरे ही गीत के अंतर्गत देवसेना में वियोग वेदना से आकुल व्याकुल तड़पती हुई दिखाई देती है। जीवन के इस मोड़ पर अर्थात जीवन की संध्या वेला में, अंतिम अवस्था में वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को याद करती है। अर्थात जीवन का अंतिम समय आता है तो वो अपने जवानी की जो अवस्था थी उस टाइम उन्होंने जो कर्म किए, कार्य किए और जिस तरीके से उसका जीवन बीता, उसके क्षणों को, उन पलों को वो याद करती है। और उस समय की गई नादानियों का अर्थ होता है कि बिना ध्यान रखे जो हम कर्म करते हैं, जो कार्य करते हैं, उन्हें नादानी कहा जाता है। नादानियों को वो पश्चाताप स्वरूप उसकी आंखों में आंसू की अजस्त्र का अर्थ होता निरंतर धारा बहती रहती है। अर्थात जब वह जीवन की बीती हुई बातों को याद करती है, स्मृतियों को सजोती है, तो वह बैठे बैठे रोने लग जाती है और आह वेदना मिली विदाई वाला गीत गाने लग जाती है। और अपने आसपास उसे सबसे प्यासी निगाहें ही दिखाई पड़ती है और वह स्वयं को इनमें बचाने की कोशिश करती है। फिर भी जो उसके जीवन की पूंजी है, सारी कमाई है, उसे वह बचा नहीं सकी। यही विडंबना है। विडंबना का अर्थ होता है दुख है, यही वेदना है। परले से हम देवसेना के जीवन रथ पर सवार है। वह अपनी द्रुतमान यानी तेज गति से चलने वाली दुर्बलताओं और हारने की निश्चितता के बावजूद भी परले से लोहा लेती है। लोहा लेने का अर्थ होता है टक्कर लेती है। गीत के शिल्प में रची गई ये कविता वेदना के क्षणों में मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को भी व्यक्त करती चली जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि अपनी कोमल भावनाओं को दबाती है, बीती हुई स्मृतियों को याद करते हुए गीत गाती है, लेकिन जन कल्याण में अपना जीवन समर्पित कर देती है, राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देती है। और इस प्रकार इनकी जो देवसेना का गीत आह वेदना मिली विदाई, इस गीत के अंतर्गत हमें मनुष्य के साथ साथ प्रकृति अर्थात मानव और प्रकृति, इन दोनों के बीच वियोग व्यथा में, वेदना के क्षणों में, दुख में किस तरीके से तारतम्य संबंध स्थापित होता है, किस तरीके से दोनों की में संबंध बनता है, वो हमें देखने को मिलता है। तो ये तो देवसेना का गीत का निष्कर्ष या निचोड़ था जो हमने जाना, और पद्य जो है वो हम बाद में देखेंगे। इसके अतिरिक्त दूसरा गीत कार्नेलिया का गीत इनके चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। तो यह भी आपको याद करना है कि कार्नेलिया का गीत जिसमें लिखा है अरुणेय मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा, यह गीत से अगर व्याख्या आ जाती है तो आपको याद करना होगा कि यह चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया एक प्रसिद्ध गीत है। दूसरी कविता कार्नेलिया का गीत चंद्रगुप्त नाटक का एक प्रसिद्ध गीत है। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सिल्यूकस की बेटी है और कार्नेलिया जो गीत गाती है ना, तो गीत गाने वाली नायिका यहाँ पर सिकंदर की बेटी है। और यह सिकंदर वह है जो पूरे विश्व को जीत लेता है, विश्व विजेता की कहलाता है यह सम्राट सिकंदर। तो सम्राट सिकंदर के दरबार में उनका जो सेनापति सेल्यूकस था, उनकी बेटी कार्नेलिया है जो ये गीत गाती है। सिंधु के किनारे, सिंधु पाकिस्तान के पास का जो स्थान है उसे सिंधु कहा जाता है। जहाँ जो नदी बहती है उसे सिंधु नदी कहते हैं। तो सिंधु नदी के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे वह बैठी है, कार्नेलिया बैठी है और कहती है,
सिंधु का ये मनोहर तट, मनोहर यानी सुंदर तट, तट यानी किनारा, तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट यानी दृश्य उपस्थित कर रहा है। इस वातावरण से धीरे धीरे उड़ती है प्रशांत स्निग्धता। प्रशांत का अर्थ होता है सुंदर शांत लहरें, जैसे मेरे हृदय में घुस रही है। लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहीं पहुंच गई हूँ जहाँ से मैं चली थी। यह कितना निसर्ग सुंदर है, कितना रमणीय है। हाँ, वह आज ये भारतीय संगीत का पाठ देख भूल तो नहीं पाई और वह गीत गाती है, अरुणे मधुमेह देश हमारा। कहने का तात्पर्य है वह सिंधु नदी के किनारे प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रही है और प्राकृतिक सौंदर्य को निहार करके अपने हृदय से वो इन भावों की अभिव्यक्ति कर रही है, अरुणे मधुमेह देश हमारा। इस गीत में हमें देश की गौरव गाथा प्राकृतिक सौंदर्य, ये देखो बच्चों आपके विशिष्ट या व्याख्या में विशेष के बिंदु बन रहे हैं। इस गीत में हमारे देश की गौरव गाथा तथा प्राकृतिक सौंदर्य को भारतवर्ष की विशिष्टता और पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पक्षी भी अपने प्यारे घोंसले की कल्पना कर जिस ओर उड़ते हैं वही यह प्यारा भारतवर्ष है। अनजान को सहारा देना और लहरों को भी किनारा देना देश की विशेषता है। यही कारण है कि सही मायने में हमारा भारत देश महान है, यही इसकी पहचान है। कहने का तात्पर्य है कि अनजान को जो भी शरणार्थी यहाँ आता है उसे शरण देता है, अपने शरण में लेता है, सभी का उद्धार करता है, सभी का कल्याण ये करता है। यही हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता की पहचान है। तो बच्चों, आज की वीडियो कक्षा में हमने जयशंकर प्रसाद हमारा जो प्रथम पाठ है उससे अपनी कक्षा का प्रारंभ किया। इस कक्षा में हमने एक लेखक और कवि जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व कर्तृत्व को जाना। साथ साथ में हमारे सिलेबस में पाठ्य पुस्तक में देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत जो इनके चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त नाटकों से लिए गए हैं उनका हमने निचोड़ निष्कर्ष सारांश समझने का प्रयास किया। अगली जो बच्चों हमारी वीडियो कक्षा होगी उसमें हम चंद्रगुप्त का कार्नेलिया या फिर हम ऐसे करेंगे कि स्कंदगुप्त नाटक का देवसेना का जो गीत है उसे अध्ययन करेंगे, उसे रीड करेंगे। लेकिन बच्चों अगली कक्षा हमारी जो अगली वीडियो कक्षा होगी वो मैं श्याम पट के ब्लैक बोर्ड के माध्यम से व्याख्या लिखित रूप में लिखकर आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगी। तो आज की वीडियो कक्षा को आप देख करके बहुत ही शॉर्टकट में संक्षिप्त रूप में कवि परिचय और देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत का जो परिचय है अपनी लैंग्वेज में, अपने शब्दों में, अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।